आज मैं आपको किस्सा सुनाने जा रहा हूं एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जिसे किंग मेकर कहा जाता था भारतीय राजनीति के इतिहास में। मैं बात करने जा रहा हूं जिन्होंने लाल बहादुर शास्त्री जी को उनके तख्त यानी प्रधानमंत्री के कुर्सी पर बैठाया। मैं बात करने जा रहा हूं उस शख्सियत के बारे में जिसने इंदिरा गांधी को उस वक्त के काफी प्रसिद्ध नेता मोरारजी देसाई के खिलाफ प्रधानमंत्री के तख्त पर कायम रखे। लेकिन विडंबना कुछ यूं हुआ कि बाद में वही इंदिरा गांधी, जिसे वो गूंगी गुड़िया माना करते थे, वही इंदिरा गांधी इसी व्यक्ति से इस्तीफा मांग लेती है। जी हां, मैं बात करने जा रहा हूं भारतीय राजनीति के सबसे ताकतवर चेहरे में से एक के कामराज के बारे में। तो नमस्कार, मेरा नाम है अमित कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारे अमितोपीडिया यूट्यूब चैनल पर नेतागिरी का सीजन 2। नेतागिरी का हमने सीजन 1 लॉन्च किया था। वो हमारा एक एक्सपेरिमेंट मात्र था जो आप लोगों के बीच में काफी चर्चित हुआ, आप लोगों को काफी पसंद आया, बहुत सारे लोगों ने सराहा उसे। और उस सीरीज की सफलता को देखते हुए हमने फिर से लॉन्च किया है नेतागिरी का सीजन 2। और यहां पर और भी बड़े चेहरे और भी बहुत सारे शख्सियतों को हम लोग जानेंगे और जानेंगे अपने इस देश के बनने की कहानी कि कैसे 1947 के बाद से आज के 2022 तक के कहानी में, भारतीय इतिहास के कहानी में, भारतीय राजनीति के इतिहास में किन किन घटनाओं का सामना इस मुल्क को करना पड़ा और किस तरीके से आज के भारत का निर्माण हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी को। बात करते हैं के कामराज के बारे में। के कामराज, जिनका जन्म 1903 ईस्वी में तमिलनाडु में हुआ था। उनके जब उम्र का 6वां साल चल रहा था उसी वक्त उनके पिता का मृत्यु हो जाता है। कामराज पढ़ाई करने के साथ साथ अपने चाचा जी के दुकान पे काम भी करने लगे। इसी दौर में 1919 का वक्त आता है और जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है, जो कि कामराज साहब को बहुत ही अधिक अंदर से आघात किया। उन्हें लगा कि मैं जिस देश में रह रहा हूं, इस देश के लोगों के साथ ये विदेशी ताकतें क्या कर रही हैं। उनके अंदर का राष्ट्रवादिता जागा और के कामराज लग गए बहुत सारे मूवमेंट में भाग लेने में। वो लग गए भारतीय राजनीति की तरफ बढ़ने में। उसी बीच में 1921 में जब गांधी जी मदुरै आए, तब कामराज जी गांधी जी से बड़ा इंस्पायर्ड हुए और उनसे प्रेरित होकर के कामराज अपने इस राजनीतिक सफर में और अधिक तेजी लाए, जिसके दौरान उन्हें कई बार जेल में भी जाना पड़ा। कामराज जी के पॉलिटिकल गुरु जो थे वो थे सत्यमूर्ति, जो के कामराज को वास्तविक के कामराज बनाए। सत्यमूर्ति ऐसा कहा करते थे कि ये कामराज आने वाले समय में बहुत बड़ा नेता बनने वाला है। 1935 में जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है तो भारत के जो प्रमुख संगठन थे वो उस वक्त के प्रांतीय चुनाव में हिस्सा लेना शुरू किए। और इसी बीच में 1937 के मद्रास लेजिस्लेटिव असेंबली यानी मद्रास विधानसभा के चुनाव में के कामराज एमएलए बनते हैं। पहली बार वो सत्ता के ताकत के सामने हुए, पहली बार वो सत्ता के ताकत को चखे। उसके बाद क्या था? उसके बाद तो राजनीतिक सफर का दरवाजा और गलियारा उनके लिए खुलता ही चला गया। 1940 से 45 तक कांग्रेस कमेटी के वो प्रेसिडेंट भी रहे, तमिलनाडु के कांग्रेस कमेटी के प्रेसिडेंट भी रहे। साथ ही साथ 1954 से लेकर 63 का जो दौर था, इस दौर में के कामराज यहाँ पर बतौर मुख्यमंत्री भी सेवारत रहे। और यहाँ पर से उनके राजनीतिक गलियारे का एक नया पड़ाव शुरू होता है। और वो कैसे शुरू होता है? तो एक बच्चे की वजह से। एक बच्चा के कामराज के पास पैसे मांगने आता है तो कामराज साहब बोलते हैं स्कूल जाओ, पढ़ाई करो, वहां पर तुम्हें शिक्षा मिलेगा और उससे तुम खुद पैसे कमा पाओगे। तो बच्चा बोलता है साहब भूखा हूं, पेट में भोजन नहीं है, तो उस शिक्षा का मैं क्या करूंगा। कामराज साहब को ये बात कचोटता है अंदर तक
और इसी का नतीजा होता है कि कामराज जी लॉन्च करते हैं मिड डे मील। ये मिड डे मील का जो व्यवस्था आया के कामराज की तरफ से, ये अपने तरीके का एक पहला व्यवस्था था, क्योंकि यहां पर कामराज जी को साफ शब्दों में सीधा लगता है कि ये क्या, मैं जो यहां पर सेवा दे रहा हूं, जहां पर मैं सेवारत हूं, मैं बड़ी बड़ी बातें कर रहा हूं, लेकिन इन बच्चों का क्या, इन लोगों को क्या, जिनके पास तो भोजन का एक अंश तक ना जा रहा हो। ये बात कामराज जी को बड़ा ही आघात पहुंचाता है, और कोई ऐसा आघात नहीं पहुंचाया, कोई छोटा मोटा आघात नहीं पहुंचाया, बहुत बड़ा आघात पहुंचाया, और इतना कि वो नेहरू जी से सीधा बोल पड़ते हैं कि मुझे मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा देना है। ये बात बहुत बड़ी बात है। कोई भी व्यक्ति जो अपने पद पर बैठा हो, मुख्यमंत्री के पद पर बैठा हो, मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दे दे, ये कोई साधारण सी बात नहीं है। तो इस पर नेहरू जी का सवाल आता है कि क्यों? तो कामराज साहब बोले, पार्टी का पकड़ कमजोर होते जा रहा है, लोग सत्ता जीवी बनते जा रहे हैं, देश के बारे में लोग सोचना कम कर दिए हैं, पार्टी के बारे में सोचना कम कर दिए हैं, संगठन की शक्ति कमजोर पड़ रही है, और उसे पुनर्जीवित करने के लिए मैं इस्तीफा देना चाहता हूं मुख्यमंत्री के पद से, और पूर्णता पार्टी में संगठन के कार्यों में लगना चाहता हूं। तो नेहरू जी प्रधानमंत्री थे, बोले कि तुम अपना पूरा प्रोजेक्ट मुझे दिखाओ। तो यहां पर जब वो अपना प्रोजेक्ट नेहरू जी के सामने पेश करते हैं, नेहरू जी इस बात को मानते भी हैं, और उसी के बदौलत तो उस वक्त 6 कैबिनेट मिनिस्टर और 6 मुख्यमंत्रियों को इस्तीफा तक देना पड़ जाता है। कामराज अब कांग्रेस के पूरे कमान को अपने हाथ में ले चुके थे। कामराज कांग्रेस के सारे संगठन की शक्ति को एक व्यवस्थित तौर पर लाना चाह रहे थे, लेकिन यहां पर नेहरू जी अपने निजी स्वार्थ को भी आगे लेते आए। प्रधानमंत्री नेहरू चाह रहे थे कि उनकी बेटी इंदिरा गांधी के जो भी राजनीतिक प्रतिद्वंदी हैं, उन्हें इसी बहाने साफ कर दिया जाए। इस प्लान के तहत ही जेवी कृपलानी, जो कि इस प्लान के तहत ही उलझे हुए थे, उन्हें भी कहीं ना कहीं शक हुआ, और उन्हें भी समझ में आया कि वास्तविक में नेहरू जी क्या करना चाह रहे हैं। उन्हें साफ समझ में आया कि प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू तानाशाह बनने का प्रयास कर रहे हैं, और वो पहले व्यक्ति थे जो इस देश में पहली बार अविश्वास प्रस्ताव लेके आते हैं। अगस्त 1963 में देश का पहला नो कॉन्फिडेंस मोशन अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत होता है। जाहिर सी बात है कि कांग्रेस के पास बहुमत थी, और ये अविश्वास प्रस्ताव वहीं पर ढह गया। वो आगे भले ही ना बढ़ पाया हो, लेकिन कहीं ना कहीं इसका असर कांग्रेस के साथ साथ देश में कांग्रेस की छवि पर भी पड़ा। समाज में और मुल्क में लोगों का कांग्रेस के प्रति जो सम्मान था, जो विश्वास था, उसमें कहीं ना कहीं दीमक लगना शुरू हो जाता है। 1962 के चुनाव में जब तीसरी बार प्रधानमंत्री बनते हैं नेहरू, तो उनके सामने सवाल आता है कि राष्ट्रपति कौन बनेंगे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद मना कर चुके थे, और इसी कारणवश यहां पर के कामराज के सलाह की वजह से डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को देश का प्रधानमंत्री बनाया गया, और इसी दौरान एक युद्ध भी शुरू होता है, 62 का युद्ध, हिंदुस्तान और चीन का युद्ध। लेकिन इस युद्ध में जाने के पहले थोड़ा सा पृष्ठभूमि को जान लेना बेहतर होगा। नेहरू जी उस वक्त चाइना से काफी घनिष्ठ संबंध बना रहे थे। वो बोले थे, हिंदी चाइनी भाई भाई, हमें हथियारों की क्या आवश्यकता जब चीन हमारा मित्र है, हम लोग तो आपस में मिलजुल कर रहने वाले लोग हैं। यहां तक कि 1949 की चीनी क्रांति में भी नेहरू जी चीनी के साथ बात किए, चीन के समर्थन में बात किए, लेकिन चाइना अपना असली रूप दिखा दिया 1962 में। नेफा यानी अरुणाचल प्रदेश अब चीन पर चाइना अपना दावा ठोकता है और युद्ध छेड़ देता है। ये और बात है कि उस युद्ध में हम हारे गए, क्योंकि वो युद्ध धोखे से हुआ था, और धोखे की वजह से बड़े बड़े सूरवीर जब हार सकते हैं, पृथ्वीराज चौहान, महाराणा प्रताप हार सकते हैं, तो बाकी क्या बात हो। तो यहां पर धोखे की वजह से उस युद्ध में हमारे वीर जवान, सूरवीर सिपाहियों को मजबूरन मात खाना पड़ा। लेकिन
इसका खामियाजा चाइना को भरना ही था, वो आगे भरेगा ही और भर भी रहा है। वो और बात है जिस पर हम कभी किसी और वीडियो में जाएंगे। लेकिन फिलहाल बात देश का क्या हुआ। देश पे इसमें बड़ा बुरा और बड़ा गहरा प्रभाव पड़ा। उसके 2 ही साल के अंदर 1964 का ईस्वी चल रहा था, नेहरू जी का मृत्यु हो जाता है। कई लोगों के द्वारा कहा गया कि नेहरू जी को सदमा लगा चाइना के धोखे का। जो चाइना इन्हें धोखा दिया है, इस बात से नेहरू जी को बड़ा आघात पहुंचा और उसी वजह से नेहरू जी का मृत्यु हो गया। हो सकता है जो भी बात हो। अब सवाल है कि प्रधानमंत्री के तख्त पर कौन बैठेंगे, और यहां पर से कामराज वास्तविक में किंग मेकर बनना शुरू होते हैं। दौर तो और था। दौर कुछ यूं था कि एक तरफ मोरारजी देसाई, जिन्हें कंट्रोल कर पाना कामराज जी के बस का बात नहीं था। मोरारजी देसाई कौन थे, थोड़ा सा आप जान लो। ये काफी प्रसिद्ध राजनेता थे, गुजरात के मुख्यमंत्री रह चुके थे और उसके पहले वो गुजरात के डेप्यूटी कलेक्टर भी रहे थे। गुजरात में गोधरा में सेवारत थे। और 1928 में जब गोधरा में दंगा हुआ था और ये डेप्यूटी कलेक्टर थे, तो ऐसा जांच में पाया गया कि मोरारजी देसाई जी का झुकाव हिंदुत्व की तरफ बहुत रहा, जिसकी वजह से 1930 में उन्होंने इस्तीफा दे दिया इस आरोप की वजह से, और गांधी जी के साथ मिलकर आंदोलन करने लगे। काफी प्रसिद्ध नेता थे, बाद में गुजरात के मुख्यमंत्री भी बने। लेकिन कामराज साहब जानते थे कि मोरारजी देसाई को नियंत्रित कर पाना संभव नहीं होगा, और कामराज जी चाहते थे कि कोई ऐसा व्यक्ति प्रधानमंत्री के तख्त पर बैठे जिसे मैं अपने हिसाब से चला सकूं। और यहां पर कामराज जी को दिखते हैं श्री लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री जी को जब वो देखे तो बोले ये बेहतर रहेंगे प्रधानमंत्री के तौर पर, और अंततः प्रधानमंत्री के तख्त पर लाल बहादुर शास्त्री जी को बैठाया जाता है। लेकिन लाल बहादुर शास्त्री जी भले दिखते साधारण थे, लेकिन इंसान वो बहुत ही मजबूत थे। ये लाल बहादुर शास्त्री ही थे जिन्होंने नारा दिया जय जवान जय किसान, क्योंकि युद्ध की वजह से बहुत अधिक देश का पैसा खर्च हो चुका था, अकाल का स्थिति आ रखा था, भुखमरी का दौर आने का हाल बन चुका था। वैसे स्थिति में लाल बहादुर शास्त्री वो वैसे प्रधानमंत्री हुए जो अपने प्रधानमंत्री आवास में 2 बैल लेकर के खुद खेती करना शुरू किए और खुद अपने परिवार समेत सप्ताह में 1 दिन उपवास में रहना, व्रत करना शुरू किए ताकि देश का अनाज बचे। और ये नारा दिए, लोगों से बोले कि सप्ताह में 1 दिन उपवास रखो। आज भी कई आपको लोग, कई महिलाएं मिल जाएंगे जो सप्ताह में 1 दिन का उपवास रखती हैं, और ये जो ट्रेडिशन चला ये लाल बहादुर शास्त्री जी का ही देन था। और उसके बाद हमने इतना गेहूं उगाया कि आज अगर आप एफसीआई के गोदाम में जाओ तो इंसान भी खा रहे हैं, भले ही कई सारे इंसानों को भोजन ना मिल पा रहा हो, लेकिन एफसीआई के गोदाम में चूहे खा करके मोटे मोटे बिल्ली के साइज में होते जा रहे हैं। कई गेहूं के बोरे, चावल के बोरे आपको सड़ते हुए दिख जाएंगे। लेकिन आज हमारे देश में इस बात की कोई शंका नहीं कि हमारे देश में पर्याप्त अनाज उपस्थित है, जो कि हमें बड़े से बड़े अकाल और भुखमरी से बचा सकती है। ये लाल बहादुर शास्त्री जी का ही देन था। बहरहाल लाल बहादुर शास्त्री जी के कहानी पर हम लोग बात करेंगे पूरे विस्तार में अगले वीडियो में, किसी और वीडियो में। फिलहाल कामराज जी के बारे में तो जैसा कि आप में से कई बच्चे जानते होंगे, कई लोग जानते होंगे, लाल बहादुर शास्त्री जी का मृत्यु हो जाता है ताशकंद समझौते के वक्त। एक बहुत ही रहस्यमय घटना जो आज तक असुलझा है। और उसके बाद फिर सवाल उठता है कि अब प्रधानमंत्री कौन। एक तरफ मोरारजी देसाई और एक तरफ इंदिरा गांधी, 2 प्रतिद्वंदी। सवाल है कौन। कई लोग तो कामराज साहब को बनाना चाहते थे। पूरा सिंडिकेट मतलब साउथ इंडिया के सारे राजनेताओं का टीम, वो तो कामराज साहब के फेवर में थी। लेकिन कामराज साहब बोले मुझे मुख्य धारा की राजनीति में मंत्री नेता नहीं बनना है, मैं किंग मेकर ही सही। उन्हें लगा इंदिरा गांधी तो बच्ची है, ये गूंगी गुड़िया रहेगी, इसे मैं बनाता हूं। ये मोरारजी देसाई सबसे बड़े अड़चन थे। अंततः मोरारजी देसाई बोलते हैं कि पोल करवाया जाए। कामराज भी
इसके लिए मंजूरी दे देते हैं। और अंततः पोल होता है कांग्रेस के आपसी लोगों के बीच में, पार्टी के बीच में, जिसमें इंदिरा गांधी जीतती है और अंततः इंदिरा गांधी जी को प्रधानमंत्री के तख्त पर बैठाया जाता है कामराज जी के द्वारा। लेकिन जब इंदिरा गांधी तख्त पर बैठी तब तक में स्थिति काफी अलग हो चुका था। कांग्रेस का समाज में, देश में जो पकड़ था काफी ढीला हो चुका था और 1967 के चुनाव में जो कांग्रेस काफी भारी बहुमत से जीता करती थी, बहुत ही मुश्किल से जीती, मात्र 283 सीट ला करके अपना सरकार बनाती है। 6 राज्यों में चुनाव भी हार जाती है। यहां तक कि के कामराज जो खुद तमिलनाडु के एक लोकसभा सीट से थे जिसका नाम था विरुधुनगर, वहां पर खुद के कामराज डीएमके पार्टी के एक छात्र नेता से हार जाते हैं, शिकस्त खा जाते हैं, जिसकी वजह से इंदिरा गांधी अंततः के कामराज से इस्तीफा मांग लेती है। यही पूरे भारतीय राजनीति का बड़ा ही खतरनाक सा चेहरा है कि जिस व्यक्ति ने जिसे प्रधानमंत्री बनाया हो वो व्यक्ति ही अपने सबसे बड़े मददगार से इस्तीफा मांग लेती हो। क्यों? सवाल तो बनता है। वो इसलिए क्योंकि इंदिरा गांधी के लिए जब कामराज साहब सोचे थे कि वो गूंगी गुड़िया बन के रह जाएगी, लेकिन वो रही नहीं। इंदिरा गांधी को एक चीज तो समझ में आ चुका था कि इस देश को मैं अपने तर्ज पर चलाऊंगी। इंदिरा गांधी में कहीं ना कहीं एक ताकतवर तानाशाही शासिका बनने का लक्षण आने लगा था। मैं इंदिरा गांधी जी की बुराई नहीं कर रहा, ना ही मैं बड़ाई कर रहा हूं, मैं बस वही बताना चाह रहा हूं जो इतिहास के पन्नों में हमें मिलता है। इंदिरा गांधी जी एक चीज समझ चुकी थी कि इस देश में अपने खोए हुए पार्टी की इज्जत को वापस पाना है तो गरीबों के साथ चलना होगा। और यहीं पर इंदिरा गांधी नारा लगाती है, गरीबी हटाओ। और उसके बाद इंदिरा गांधी वामपंथियों की भाषा बोलने लगी, समाजवाद का नारा देने लगी, प्रीविपर्स, नेशनलाइजेशन, ऐसे कई सारे पहल को लेकर आती है। तो उस पर भी हम लोग बात करेंगे, लेकिन आज कहानी केवल के कामराज का। तो अंततः के कामराज जी को इस्तीफा देना पड़ जाता है और यहां पर से कामराज जी के राजनीतिक सफर का हमें एक अंत, शांत और साफ सुथरा सा अंत दिखता है। तो आज की कहानी थी उस किंग मेकर के बारे में जिसे किंग बनाया। उस किंग ने ही इस किंग मेकर को अपने पद से हटाया। तो धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। बाकी अगर आपको इस तरह के तमाम वीडियो को अगर देखना है, जानना है, तो हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें, बेल आइकन पर क्लिक जरूर से करें, वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर से करें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।